सबसे पहले तो एक वैसे मेरी ख्वाहिश है कि चीफ़ जस्टिस काश इस पे आज खुद नोटिस ले लें और वो तो अब चीफ़ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ तो एक बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है, तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच बना दें और 8 और 9 मई को कि जो कुछ भी हुआ है, जो जुल्म हुआ है और जिस तरह ये तोड़ फोड़ और पुरतशद्दद इहतजाज हुआ जो शर्मनाक है, उस पर पूरी तहकीक करें और ताकि कोई किसी को भी, किसी फरीक को भी ये वो ना रहे शक व शुबा कि इसमें कुछ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है या एक तरफ़ा कार्रवाई चल रही है। दूसरी बात मैडम शेख, ये छोड़ दीजिए कि इस वक्त हमारा अदालती निज़ाम, एक सारी हुकूमत तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ी हुई है ना, वो तो उसी की बात करेगी। वैसे हमारा अदालती निज़ाम भी ऐसा है कि इसमें मुल्ज़म या मुजरमान जो होते हैं वो 9 मरतबा छूट के आ जाते हैं। कोई भी मुकदमा करें, कहीं ना कहीं से उनको छूट मिल जाती है, कहीं ना कहीं से उनको रियायत मिल जाती है, दहशतगर्दी के और स्पेशल इस तरह के मुल्ज़म और मुजरम। अब ये एक बड़ा अजीब है कि अगर कानून इजाज़त देता है, अगर कानून में ये है तो ज़रूर चलने चाहिए, ज़रूर मुकदमे होने चाहिए, क्योंकि आप अगर एक गलत गिरफ्तारी पर, गैर कानूनी गिरफ्तारी पर आप रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दें, आप जो यादगार है उनको तबाह बर्बाद कर दें, आप ईदी एम्बुलेंस पुलिस गाड़ियां जला दें, मेट्रो स्टेशन जला दें, मोटरवे टूल प्लाजा जला दें, आप अपने घर को आग लगा दें, कोई जज हमारे हक में फैसला ना दे, हम उसे गालियां देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, अदालत में बंद कर देते हैं, डॉक्टरों का कोई मुतालबा नहीं माने जाता, वो अस्पतालों को ताले लगा देते हैं, वकील इhtजाज करते करते चीफ जस्टिस का चैम्बर तोड़ देते हैं और इसकी किसी को कोई सज़ा आज तक नहीं मिली। मुझे तो कोई नज़र नहीं आई कि किसी को कोई सज़ा मिली हो, कोई मुकदमा कहीं चला हो, पता नहीं, चलते रहते हैं। मुझे तो आपको लगता है कि अगर इस तरह फौजी अदालतों में चलेंगे, सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत होगा, तो फिर इससे बेहतरी आएगी? देखिए मैडम शेख, कहीं ना कहीं तो आपको रेड लाइन लगानी पड़ेगी ना, सजाएं तो देनी पड़ेंगी कि आप खसूसी अदालतें बना लें, फौजी अदालतों को रहने दें, कोई खसूसी अदालतें बना लें, खसूसी ट्रायल करें, विद इन वो क्या कहते हैं टाइम उनके फैसले हो जाए तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर इस मौजूदा अदालती निज़ाम में ये चले तो ये साल लग जाएगा। अच्छा रीमा, मलीना, मुझे अफसोस हुआ बट आप ये कह रहे हैं आर्मी एक्ट जो है वो एक मिलिट्री का कानून है जिसका मकसद मिलिट्री डिसिप्लिन है जो मिलिट्री पर्सनल पे अप्लाई करता है। इसमें एक तरमीम करके कुछ गुंजाइश बना दी गई कि सिविलियंस को भी ट्राई कर सकती हैं कोर्ट्स मार्शल जो आर्मी एक्ट के तहत चलते हैं, और उसमें कुछ मखसूस ऑफेंसेस हैं जैसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, उसमें जासूसी, कोई कोड्स हैं बहुत सेंसिटिव वो शेयर कर लेना, कोई ऐसी तस्वीर ले लेना जो सिक्योरिटी ब्रीच हो, इस तरह के मामलात हैं और उनको आर्मी एक्ट से जोड़ दिया गया है कि अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन से जुड़े आपने इस तरह के जुराइम किए हैं तो आपको आर्मी एक्ट में कोर्ट्स मार्शल ट्राई कर सकते हैं। अब कोर्ट्स मार्शल जो आर्मी एक्ट के तहत बनते हैं वो जो फेयर ट्रायल है जो आर्टिकल 10A में है, ड्यू प्रोसेस, बेसिक नेचुरल जस्टिस के राइट्स उनके बिल्कुल खिलाफ है। और ये हमने अब नहीं हम देखेंगे, हमने ये पहले भी देखा है। कुछ साल पहले इदरीस खटक साहब को कोर्ट्स मार्शल के जरिए ही सजा हुई, इससे पहले हसन अस्करी को हमने देखा, उनको सजा हुई, उनकी फैमिलीज जो हैं कई अरसा उन्हें पता भी नहीं लगा कि क्या सजा थी, क्या जुर्म था, क्या एविडेंस था। क्योंकि जो कोर्ट्स मार्शल हैं या आर्मी एक्ट उस तरह की प्रोटेक्शंस अक्यूज्ड को नहीं देता जो आपको ऑर्डिनरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देता है। फॉर एग्जांपल, जो जजेस हैं वो मिलिट्री कमांड पे सब्जेक्ट होते हैं, वो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ना कोई जुडिशियल ट्रेनिंग होती है, ना ही कोई इंडिपेंडेंस होती है, ना ही कोई इम्पार्शियलिटी होती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है फेयर ट्रायल का, ये ही मौजूद नहीं है। हेयरिंग्स जो होती हैं वो अक्सर सीक्रेट में होती हैं, कोई गारंटी नहीं है पब्लिक हेयरिंग की, आप और मैं जाके नहीं ऑब्जर्व कर सकते कि क्या हो रहा है वहां पे। कोई रीजन डिटेल जजमेंट की भी कोई पाबंदी नहीं है कि उन्होंने देनी है, सजा एक लाइन में भी सुनाई दे सकती है। जब दहशतगर्दी के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये कहा गया कि जो दहशतगर्द हैं तहरीक तालिबान के, उनको सजा दिए जाएंगी मिलिट्री कोर्ट्स मार्शल के जरिए,
तो पेशावर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, वो जरूर पढ़िए। उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि क्या कुछ नहीं होता जस्टिस के नाम पे इन कोर्ट्स मार्शल में, कैसे ज्यादातर लोगों की कन्फेशंस पे बेस्ड और एक जैसी कन्फेशन, दर्जनों लोग एक जैसी कन्फेशन, उस पे आपने लोगों को इतनी सख्त सजाएं सुनाई। तो इन सब चीजों को मद्देनजर में रखते हुए कोई कैसे कह सकता है कि मैं पूरी तरह मुजम्मत करती हूँ जो वायलेंस इस मुल्क में 9 मई को हुआ, नहीं होना चाहिए और उस पर सजाएं जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू ही होनी चाहिए, वरना मुझे कैसे ये ट्रस्ट होगा कि जिनको सजाएं हो रही हैं वो सच में परपेट्रेटर्स थे, उन्होंने ही ये जुर्म किए हैं। क्योंकि ये जो कोर्ट मार्शल का प्रोसीजर है इसमें तो मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है, इसमें अपील भी सिविलियन कोर्ट्स में नहीं है, अपील भी और सारा का सारा जो मामला है वही ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो पता कैसे चल पाएगा कि क्या हम चाहते हैं कि 10 लोगों को फांसी कर दिया जाए और हमें ये ट्रस्ट ही ना हो कि वो परपेट्रेटर्स थे, या हम चाहते हैं एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग्स चलें, उसमें एक फेयर ट्रायल के जरिए लोगों को सजा हो, उसका डेटरेंस होता है। वरना तो आप उठा के 10 लोगों को मार रहा है अदालत कत्ल कर दे, वरना तो आप उन्हें जबरी तौर पे गुमशुदा कर दें अगर आपके लिए फेयर ट्रायल मैटर नहीं करता। मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिए। जो हुकूमत, ये हुकूमत जो लास्ट बात छोटी, अगर हुकूमत को लगता है सिविलियन कोर्ट्स इशू हैं तो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट देम। हाई कोर्ट्स अपनी रिट जुरिस्डिक्शन के जरिए और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के जरिए, अगर इन कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो केसेस देख सकती हैं और वो कह सकती हैं कि आर्मी कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स ये केसेस नहीं सुन सकती। तो अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, वो नहीं होगा। अभी भी जंगल का कानून नहीं है पाकिस्तान में, कुछ सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी है। सोहेल वड़ैच साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? 9 मई को जो वाकया हुआ कंडेमनेबल है। सियासी कारकुनों की हमेशा तरबियत की जाती है, सियासी जमातें, कि आपकी डेडलाइंस क्या है। मेरा ख्याल है कि बहुत ट्रैप में फंसे हैं तहरीक इंसाफ के लोग, जो उन्होंने कोर कमांडर हाउस और असली जो तनसीबात हैं उन पर हमला किया। और किसी सियासी जमात को जिसने इक़्तिदार लेना हो, जो इक़्तिदार की पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको कभी ये सूट नहीं करता ये करना, क्योंकि इक़्तिदार बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट देती है और एस्टेब्लिशमेंट से ही आप लड़ पड़े तो आपसे इक़्तिदार की मंजिल दूर हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है और मेरा ख्याल है कि इसकी वजह यही है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों की सही सियासी तरबियत नहीं है, उसके लीडर्स की मंजिल क्लियर नहीं है। वो इनकलाब और इक़्तिदार जो है इसको मिक्स करते हैं, कभी वो इनकलाब लाना चाहते हैं, कभी इक़्तिदार लेना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं रीमा साहबा से एग्री करता हूँ कि एक सिविलियंस को जब आप कोर्ट मार्शल करते हैं तो जाहिर है बहुत सारे ह्यूमन राइट्स इशू जो है वो वायलेट हो जाते हैं। कोर्ट फौजी अदालत जो है वो उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। तो मैं सलीम साफ़ी साहब से या इरशाद भट्टी साहब से एग्री करता हूँ। इरशाद भट्टी साहब ने शायद ये तजवीज़ दी है कि खसूसी अदालत बना लें, ये सिविलियन अदालत हो लेकिन खसूसी कोर्ट्स बना लें जो स्पेसिफाइड टाइम में फैसला करते हैं, तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। ठीक है अलीना, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स पे लिखा हुआ है कि वो मखसूस टाइम में उन्होंने भी फैसला देना होता है। कितनी कोर्ट्स बनाएंगे, सब में वही इश्यूज होंगे। जी वही कर लें, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में भी चलाए जा सकते हैं। वो तो है ना, और नहीं बनाने की क्या जरूरत है, उनको भी स्पेसिफिक पीरियड में फैसला देना होता है। हाँ जी, उसी में दे दें। सलीम साफ़ी साहब सर, और थोड़ा सा ये भी बताइएगा, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अब कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है, एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत हो रहा है, और हुकूमत की खामोशी इसके ऊपर बड़ी मायूब है। सर आपको क्या लगता है, खामोशी भी किसी हिकमत के तहत है? देखें, ज़ाहिर बात है कि एक जमहूरियत पसंद इंसान इस तरह के कवानीन की हिमायत नहीं कर सकता, और इस वक्त हुकूमती लोग भी एक इसी मखमसे के शिकार हैं। और उसूली तौर पर मैं भी रीमा की राय से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक तो मकाफ़ात अमल का कानून भी रुबामल है। अब मसलन जिस तरह इन्होंने फरमाया कि
उन्होंने पूरे इदारे की साख को दाव पे नहीं लगाया था इदरीस खटक ने या अस्करी का जो मामला था, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में उनके खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात चलाए गए। फिर आप देखें कि उनके दौर में वो इन एड ऑफ सिविल पावर कानून के तहत इनको पता है कि इमरान खान की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा और उन इलाकों में कितने लोग इंटरनमेंट सेंटर्स में पड़े रहे, और इमरान खान साहब और शहरयार अफरीदी साहब और ये जितने भी लोग हैं ये उसको डिफेंड करते रहे। फिर तीसरी बात ये कि ठीक है मैं मामले को अदलिये पे छोड़ता, लेकिन इस वक्त पीटीआई के जितने लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं उनकी तादाद ज्यादा है या कि मिसिंग पर्सन की तादाद ज्यादा है? क्या इस सुप्रीम कोर्ट ने और इस जज ने कभी मिसिंग पर्सन के उस इशू को टच किया है? अच्छा, अभी भी वहां पे आप सुप्रीम कोर्ट वैसे बुलाती तो रही इन ऑल ऑनेस्टी, लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरह से वज़ीर आज़म बदलते रहे लेकिन जवाब वही रहा। नहीं, लेकिन आप दूसरी भी चीज देखें ना, अब इसमें तो कोई शक नहीं ना कि मोटिवेशन और इंस्टिगेशन उनकी थी। अभी भी वो कह रहे हैं शहरयार अफरीदी, क्या उसका ताल्लुक किसी एजेंसी से है? वो जो दूसरी एक इनकी खातून है वो उनकी वीडियो, क्या उनका ताल्लुक किसी एजेंसी से है? हसन न्याजी का किसी एजेंसी से है? फिर ये इदरीस खटक और उनकी तरह कोई इंडिविजुअल एक्ट नहीं था। आपने फौज के सारे सिंबल्स को, आपने उनके शुहदा के मुजस्समों की तज़हीक की, आपने उनका जो सेंटर था उस पे आप वो हुए। फिर तो जाहिर बात है कि टीटीपी के खिलाफ जब इस तरह के मुकदमात चल रहे थे और उसके लिए फौजी अदालतें बनाई गई थी तो फिर उस पर भी एतराज़ होना चाहिए था ना। उन्होंने यही था कि स्टेट की रेट को चैलेंज किया था, तो उस वक्त तो किसी ने एतराज़ नहीं किया कि उन्होंने ये काम क्यों किया। फिर एक और बात, इस वक्त आप देखें कि इन वाक़यात के बाद उस पार्टी के सरबराह वो मुल्जिम की हैसियत में हाजिर होते हैं तो उनसे तो कहा जाता है कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन मौलाना हिदायतुर रहमान जिन्होंने न किसी चावनी पे हमला किया है, जिन्होंने ना किसी की अथॉरिटी को चैलेंज किया है, ना किसी को मारा है, वो गवादर के मजलूमों की आवाज उठा रहा है, उसको जो है कोई नहीं न जमानत देता। उनको मर्सिडीज गाड़ी और बुलेट प्रूफ गाड़ी देना तो दूर की बात है। लेकिन सर तो क्या ये सब कुछ जवाब बन सकता है? ये सब कुछ जवाब बन सकता है इस तरह से ट्रायल का? मैं एक सेकंड, इससे पहले हम बात करते हैं आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पहले से एक कानून की सूरत में मौजूद है। ठीक है, ये मौका सिर्फ इमरान खान को हाथ आया था कि उनके दौर में पार्लियामेंट में भी आर्मी एक्ट आ गया और जजेस के पास भी ये मौका आ गया था कि उसको रिवाइज करे जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के वक्त। तो इन जजेस ने जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान हैं, उन्होंने आर्मी एक्ट को और बाकी उसको उसी शक्ल में बरकरार रखा है और इमरान खान की हुकूमत ने भी कानून साजी कर ली तो आर्मी एक्ट को उसी शक्ल में बरकरार रखा है। और ये जो माजी में जो लोग होते रहे उनको सिर्फ आर्मी चीफ के ऑर्डर पे वो किए जाते रहे, अब की बार जो है वो पूरे कोर कमांडर्स का फैसला है। अच्छा जी, रीमा आप कुछ ऐड करना चाह रही थी सलीम साफी साहब के पॉइंट के जवाब में? जी अलीना, मेरा ख्याल है जो एक्शंस इन एड ऑफ सिविल पावर रेगुलेशंस थी वो इमरान खान के टाइम पे तो नहीं आई थी, वो तो पीपल्स पार्टी के टाइम पे आई थी और वो कंटिन्यूड रही नून लीग के दौर में। तो मेरा ख्याल है इस पे किसी एक पार्टी पे कहना कि उनके लिए कार्मा है, ये तो फिर सब पे इक्वली अप्लाई करेगा। दूसरी चीज, साफी साहब ने कहा जब आइन में अमेंडमेंट की गई दहशतगर्दों के लिए, तो मैं तो तब से लिख रही हूँ, वो देख सकते हैं कि मेरी नजर में वो भी एक बहुत ब्लेटेंट इनजस्टिस थी। और पेशावर हाई कोर्ट के 2 फैसले हैं जिसमें उन्होंने तफसील से बयान किया क्यों लोगों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया जाता था, कई साल बाद वो मिलिट्री कोर्ट में आ जाते थे, उन्हें सजाए मौत सुना दी जाती थी किसी फेयर ट्रायल के बगैर। ये तो हमारे मुल्क में इंसाफ का मतलब नहीं होना चाहिए। और देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के बाद बहुत से मौके आए
उन्होंने वो मौके गवा दिए, लेकिन अब उनके सपोर्टर्स को क्या हम चाहेंगे वो इतने वल्नरेबल हो? कल को आप, मैं, साफी साहब, सुहेल वड़ाइद साहब, अगर आपने इस तरह से आर्मी एक्ट को इंटरप्रेट करना है कि आपको मिलिट्री अदालतें जो हैं वो फेयर ट्रायल के बगैर इतनी सख्त सजाएं सुना सकती हैं, तो एंड में कोई नहीं बचेगा लीना। तो पॉलिटिकल पार्टीज को रहने दें, चाहे ये पीटीआई के वर्कर्स थे, सपोर्टर्स थे, मेंबर्स थे, या किसी और पार्टीज के थे, चाहे वो टीएलपी के हो, चाहे वो टीटीपी के हो, फेयर ट्रायल सबका हक होना चाहिए। और ये अगर हम बात भूल जाएंगे तो फिर इस मुल्क में हम कहाँ जाएंगे? ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। या कैसे बिल्कुल उसके खिलाफ कैसे बोल पाएंगे? सलीम साफी साहब, उमर जाद साहब से ये तवक्को है कि वो पीटीआई के मामले में फेयर ट्रायल कर लेंगे? सलीम साफी साहब, सुप्रीम कोर्ट में तो ट्रायल नहीं होगा ना, ट्रायल तो नीचे होगा आपकी इधर एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में होगा या आपकी ट्रायल कोर्ट्स में होगा। लेकिन इमरान खान का मामला तो ट्रायल के स्टेज पे था ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया। इधर तो मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट के मामला को उठा लेती है। तो जब उनका साफी साहब, सुप्रीम कोर्ट फिर आप ये अगर जस्टिफिकेशन है तो वो अपनी रिट जुरिस्डिक्शन के तहत हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट आर्मी कोर्ट्स को भी नहीं सुनने देंगी ये मामला। अगर आपको लगता है आप इन प्रोसीडिंग्स को इम्यून कर देंगे तो ये भी नहीं हो सकता। इवेंचुअली हल सिविलियन कोर्ट्स में ही है। हम तनकीद करते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अदालतें ये बात सुने और वो भी रियलाइज करें कि अगर वो इस तरह अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ देती रहेंगी तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा, लोगों का ट्रस्ट उठ जाएगा। सलीम साहब, मेरा और आपका नजर जो है इस मामले में मुख्तलिफ नहीं है। मैं तो शुरू दिन से जब खसूसी अदालतें बनाई गई उसके भी हक में नहीं था, इंटरमेंट सबमिट सेंटर्स के हक में भी नहीं। लेकिन सर फिर आज ये मकफाते अमल कैसे हो गया? कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी होगी और फिर सबके लिए वही होना चाहिए। मैं भट्टी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने मंजूर पश्तीन को इस बुनियाद पे गद्दार कहा, जिन्होंने पीटीएम के खिलाफ कार्रवाइयों की रोजाना की बुनियाद पे पीटीआई वाले जस्टिफिकेशन पेश करते रहे, वो यही रोना रो रहे थे। जिन्होंने बलोचों का हक मांगने वालों के बारे में यही फतवे दिए। आपको याद है इमरान खान की वो अल्फाज की स्टेट से मत टकराना, किस तरह की जुबान में वो बोलते थे? बड़ा अफसोसनाक है, बड़ा अफसोसनाक है। और हम तब भी ये बात करते थे, हम तब भी ये बात करते थे कि वो गलत था, आज भी ये बात करते हैं गलत है। लेकिन आज अगर हम इस बात के ऊपर इसको मकाफाते अमल कह के साइड पे हो जाएंगे तो फिर आगे किस तरह से बात कर सकेंगे? इरशाद भट्टी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इनिशियली उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि शायद दुरुस्त तरीका है ये, कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसको वो रेड लाइन कहते हैं। सलीम साफी साहब, हमारे उसूल पीटीआई की तरह वक्त के साथ साथ इदारों से मुतालिक या कवानीन से मुतालिक नहीं बदलते कि भाई कल एक चीज ठीक थी और आज उनको, कल फौज ये कर रही थी तो ठीक थी, आज वो गलत है। अब मैं सिर्फ ये कहता हूं कि चूंकि अब आपने कल सियासी लीडरों का लहजा सुना चीफ जस्टिस के बारे में, एक तजवीज़ ये हो सकती है कि ये मामला जो हुआ है, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यूट्रल जजेस हैं उनका एक बेंच बना के उनके सपोर्ट सर वैसे माजरत के साथ ये फिर एक अलग बहस है ना कि कौन न्यूट्रल जज कौन नहीं। ठीक है, हम वो एक बात करते हैं एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में, एक तो ये सुप्रीम कोर्ट में चलना ही नहीं है, एक तो निचली अदालतों में सारे मामला चलेंगे, वो एक अलग बहस। बट अगर आपको ये भी लगता है कि ऊपर की अदालतें इंटरवीन करेंगी उसमें आके, तो फिर उसके ऊपर भी कुछ हो सकते हैं ना चेक्स एंड बैलेंसेस जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या उसका हल भट्टी साहब यही है कि हम ऑल टुगेदर कह दें कि ठीक है हम अदालतों पे यकीन ही नहीं करते तो पूरा का पूरा जो अदालती निज़ाम है उसको साइड पे रख दो, इस तरह से मावरा अदालत सिस्टम में चलाओ ये केसेस? अलीना, मैं तो फौज पे भी यकीन नहीं रखती। मेरा नहीं ख्याल फौज जो है वो जस्टिस जो है वो दे सकती है। वो भी उसकी जो एग्जांपल्स हैं जब से पाकिस्तान बना है हमारे सामने हैं। तो मैं अगर सिविलियन अदालतों को ट्रस्ट नहीं करती तो मैं फौज को ट्रस्ट करूंगी? मैं तो नहीं करती। भट्टी साहब देखिए मैडम शेख, तीन चीज़ें मैंने शुरू में कही थी कि एक तो एक हाई लेवल का कमीशन ज़रूर बनना चाहिए 8 और 9 मई को। इसमें 4 पॉइंट हैं। एक जिन्होंने किया, जो अभी स्पेशल कोर कमांडर की मीटिंग में भी आया, उससे पहले हुकूमत ने भी जो इस पे गुफ्तगू की, एक
जिन्होंने किया, दूसरा जिन्होंने मनसूबाबंदी की, तीसरा जिन्होंने उकसाया, चौथा जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये 4 चीज़ें हैं। ये 4 चीजें कैसे पता चलेंगी कि ये 4 चीजें सर? अब इससे हाई लेवल आप क्या बनाएंगे? कल अगर कोर कमांडर्स ने बैठ के ये कह दिया कि हमने आइडेंटिफाई भी कर दिया है, उन्होंने ये भी बता दिया अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कि हमने बता भी दिया है कि ये एक साजिश के तहत हुआ। अब आप किसको, आज NSC की भी इजलास हुआ। मैडम शेख सुन तो लीजिए, मैं सुन तो लीजिए सर, थोड़ा सा क्विक बताइएगा ना। मैं ना किसी को, जी मैं क्विक बता रहा हूँ। आप पहली बात तो ये है कि या तो एक सुप्रीम कोर्ट के अंडर, मैंने फायज ईसा साहब का नाम लिया है, उनके अंडर आप एक कमीशन बना लें। नंबर टू ये है कि आप जो खसूसी अदालतें जो पहले से मौजूद हैं उनमें ट्रायल कर लें, कोई जज, मॉनिटरिंग जज बिठा दें, कुछ कर लें। ये लेकिन ये तय है मैडम शेख कि कभी भी किसी मुल्ज़िम को हमारे नॉर्मल अदालती निज़ाम में सज़ा नहीं मिलती, वो छूट जाते हैं, किसी ना किसी मरहले पे छूट जाते हैं, किसी ना किसी मरहले पे रिलीफ मिल जाता है। आप ना करें, ना इस तरह करें कि भाई उनको बिल्कुल ही उनके हकूक सलब हों या उनको फेयर ट्रायल ना मिले या उनकी आज़ादी सलब हो, लेकिन कुछ ना कुछ खसूसी इंतज़ाम करना पड़ेगा आपको। ये पुराना चलता आ रहा है। अब तो हद हो गई है मैडम शेख कि कुछ भी होता है, जला दो, मार दो, घिरा दो, उठा दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, ये तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए कुछ ना कुछ खसूसी इंतजाम कर लें, जिसके अंडर भी हुकूमत ने करना है। सुहेल बड़ाई साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? और खास तौर पे सलीम साफी साहब जो कहते हैं को हट के रखें, इन एस्पेक्ट्स को हट के रखें। ये एक राय है ना, ये एक राय है, तो मैं इसको डिसमिस नहीं कर सकती, कर लें, लेकिन खसूसी अदालत बना लें, कुछ खसूसी तौर पे कर लें। ठीक है भट्टी साहब, आपकी राय आएगी। सुहेल साहब आप कहिएगा, ये जो खास तौर पे राय आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी बहुत सारी इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ हुई हुई हैं जिसको हम क्वेश्चन करते हैं और जिसके ऊपर हमने बड़ी दफ़ा बात भी की कि नहीं होना चाहिए था। आज जब ये सब कुछ हो रहा है तो इसको मकाफात अमल कहना दुरुस्त होगा? क्या आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं? मैं ये समझता हूँ कि मकाफात अमल तो ये है, और हम ये डर रहे थे कि जिस तरह से इमरान खान साहब सियासत कर रहे थे कि एक दिन फौज के साथ इनकी बराह रास्त महाजाराई हो रही थी। मैं तो उन्हें 2-3 दफा खुद जाके मिला और यही अर्ज की कि भाई आपकी रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, CBMs होने चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी कोई नजरियाती लड़ाई है नहीं, ना आपका खारजा पॉलिसी पे इख्तलाफ है, ना अंदरूनी पॉलिसी पे इख्तलाफ है। आप और फौज जो है वो एक ही तरह सोचते हैं, तो आपको उनको CBM करने चाहिए और जो भी इख्तलाफात हैं जाती उनको दूर करना चाहिए। क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि ये एक पॉपुलर पार्टी जो इस वक्त जिसमें लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं और बिल्कुल इलेक्शन भी वो जीतने के करीब है, वो अल्टीमेटली फौज से लड़ी तो उससे जमहूरियत का नुकसान होगा, रियासत का नुकसान होगा और सबसे ज्यादा PTI का नुकसान होगा। वही हुआ, वो स्ट्रैप में आ गए और जाके फौजी तनसीबात पर हमला कर दिया। गिरफ्तारी को अगर आराम से फेस कर लेते तो कुछ भी नहीं होना था। तो उसके बाद इमरान खान ने और बड़ा हीरो बन के निकल आना था, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा तो वैसे भी कर देना था। मेरा ये ख्याल है कि बहुत बड़ी गलती की है और ये मकाफात अमल ही है, और PTI को अब भी मैं समझता हूँ कि अपनी रवश तब्दील करनी चाहिए। पाकिस्तान में कोई भी फौज से लड़के ये इदारे के लिए भी बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? क्या उन्होंने कुछ सीखा होगा कि आप पहले खुद से इस तरह से परपेट्रेटर्स डालते हैं सियासत में, आप खुद से लोगों को बनाते हैं और फिर जब वो आपके मकासद या आपको आंखें दिखाने शुरू कर देते हैं तो फिर आप उनको हटाने के लिए भी इसी तरह से सुपर जुडिशियल काम करते हैं? देखिए, हमने देखा है कि वो जुल्फकार अली भुट्टो आए तो वो भी GHQ में उस वक्त बगावत हो गई और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आए। पहले इक़्तिदार उन्हें मिला सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। इसी तरह जब नवाज शरीफ आए तो फौज के साथ मिल के आए, फौज उनके साथ पुष्ट पर थी। बेनज़ीर भुट्टो शराइत तय करा के आई, 3 फेडरल मिनिस्टर जो थे वो उन्होंने फौज को दिए। तो बुनियादी बात यह है कि इक़्तिदार लेने के लिए आपको एस्टेब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज करना पड़ता है, CBMs करने पड़ते हैं, डायलॉग करना पड़ता है। तो मेरा आपके मुताबिक जमीनी जो हकायक है, मेरा ये ख्याल है कि फौज ने डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट ने भी सीखा होगा, सीख रही है। इसी वजह से उन्होंने तहरीक इंसाफ को एक भरी जो उनको हुकूमत थी उसको निकालने का रिस्क लिया। हालांकि फौज के अंदर भी बहुत उनकी सिंपथी थी, तो आखिर कुछ सीखा ही होगा ना उन्होंने, क्यों ये फैसला किया है। जाहिर है कभी तो ये बाहर आएगा
कि क्या क्या वजह हुई थी कि उन्होंने ये फैसला किया कि निकाल दिया इमरान खान को। तो इसके पीछे जो वजूहात हैं, एक तौर पे जनरल बाजवा का साहब का मशहूर वो फिक्रा है कि जी आप डिफॉल्ट होने जा रहे थे अगर इमरान खान रहते। तो एक तो ये फिक्रा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ओवरऑल भी फौज की कमान ने यही सोचा होगा कि ये उनके जिस तरह से वो चाहते थे इमरान खान को चलाना, उस तरह से चल नहीं सके।